और ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट जो है उसके अंतर्गत सिक्योरिटी में क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और हमने कहाँ पे थे, हम इस डायग्राम में थे। इस डायग्राम में क्या है कि सिक्योरिटीज़ के अंदर आते क्या क्या चीज़ें हैं। सिक्योरिटीज़ के अंदर शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, सिल्वर डेरिवेटिव्स, गोल्ड डेरिवेटिव्स, यूनिट ऑफ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लाइक म्यूचुअल फंड, सच फंड्स। उसके बाद लोन, क्रेडिट्स, क्रेडिट कार्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गोल्ड बॉन्ड बाय आरबीआई, अदर बॉन्ड्स। सो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि सिक्योरिटीज़ के अंदर आती हैं। जो दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है प्रोडक्ट डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बताया गया है कि हर एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे है। बट हम अभी फ़िलहाल आ रहे कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हम इसके एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं इस चैप्टर के एंड में। ओके, सो इस चैप्टर के एंड के जो क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एज पर SCRA द टर्म सिक्योरिटी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो SCRA जो है ये वही फर्म है जो सिक्योरिटी की डेफिनेशन देती है, जिसको अभी हमने देखा था। सिक्योरिटी क्या फुल फॉर्म था, रेगुलेटरी एक्ट करके है ये। यहाँ पे मेंशन है SCRA का फुल फॉर्म जो है वो है ये रहा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, SCRA। उसके बारे में पूछा गया, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं कि SCRA क्या है। SCRA है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, और इसमें कौन कौन से सिक्योरिटी टर्म्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी, डेरिवेटिव्स भी, शेयर, स्क्रिप्ट एंड बॉन्ड्स तीनों। तो ऑल ऑफ एवर हमने भी पढ़ लिया है, तो हमें इसका आंसर पता है। अब दूसरा सवाल है, अलॉन्ग विथ सेबी अदर रेगुलेटर्स एक्ट, RBI क्या इक्विटी शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है? नहीं, RBI का इक्विटी शेयर से कोई लेना देना ही नहीं है। RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इक्विटी शेयर से कहीं का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो बैंकिंग, इंडिया बैंक का जो इंटरेस्ट रेट वगैरह होता है ये इसमें इनका रोल रहता है, अदरवाइज इनमें और किसी भी चीज़ में इनका कोई रोल नहीं। तो फॉल्स एकदम सही आंसर है। उसके बाद है ये डिबेंचर से रिलेटेड है, जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा है। उसके बाद DR से रिलेटेड है एक, कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो इंडिया में इशू हुए हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में विद फॉरेन स्टॉक एज अंडरलाइंग शेयर, तो वो कौन से होंगे? ADR होंगे, GDR होंगे, IDRs होंगे, FCCBs होंगे। तो इन 2 क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। एक चीज़ इसमें बहुत ही अच्छी कि इस क्वेश्चंस में प्रोडक्ट्स के बीच में डिफरेंसेस के बारे में ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं, जिसका कोई रिलेवेंस बनता भी नहीं है। तो हम अपने सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉइंट 2.2 पे, कि प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी। सो पहला प्रोडक्ट है इक्विटी शेयर। सो इक्विटी शेयर जो है कंपनीज और इशूअर रिलीज़ करते हैं, जैसे कि मारुति का ले लेते हैं, मारुति ने अपनी इक्विटी रिलीज़ कर दी। इन्वेस्टर जो होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भी इसमें होते हैं, और डोमेस्टिक भी होते हैं, इंडिविजुअल रिटेल भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मीडियम जो है स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी रेगुलेट करती है। मेजरली सारी सिक्योरिटीज़ जो है वो सेबी रेगुलेट करती है। हम देखेंगे अगर कोई और भी बॉडी क्या रेगुलेट करती है किसी तरह की सिक्योरिटी, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और इसमें जो फ्रैक्शन ऑफ शेयर है वो आई मीन वो जो होल्डर होता है उस मतलब जाती ओनरशिप चली जाती है इक्विटी शेयर में। सो जितना कंपनी कमाएगी वो फिर ओनर भी उतना ही कमाता है। डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड नोट्स, तो ये इशू करती है गवर्नमेंट, SPVs, अदर
इशूअर्स एंड इन्वेस्टर एंड इंस्टीट्यूट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको भी सेबी वो करती है रेगुलेट। और इसको आरबीआई, ये स्टॉक एक्सचेंज में मीडियम है इसका, सॉरी, इसको जो है डिबेंचर्स को देखिए आरबीआई भी रेगुलेट करती है, क्योंकि इसमें वीपी भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट्स के आ जाते हैं, तो इसमें आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और नोट्स में। जो डिबेंचर्स हैं ये 3 टाइप के हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्शली कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। तो जो फुल्ली कन्वर्टेबल है ये क्या है कि अगर कोई कंपनी डिबेंचर्स लाती है तो वो जो है एक सर्टेन टाइम्स के बाद फुल्ली कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में। जो डेब बॉन्ड है वो पूरा का पूरा आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हो। और एक है पार्शियली कन्वर्टेबल कि उसको कुछ हिस्सा, कुछ एक फ्रैक्शन ही कन्वर्ट हो सकता है, अदरवाइज़ आपको जो पैसे वो मिलेगा, वनीला डिबेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में कि प्योर डेब इंस्ट्रूमेंट है, वो कन्वर्ट होगा ही नहीं इक्विटी में, जब भी रिपेमेंट होगी वो जैसा है कॉन्ट्रैक्ट में वैसा ही रहेगा। सो डिबेंचर कैन बी डेब, क्वासी एंड वैसे। सो इसमें क्या है कि ट्रेजरी बिल्स हो गए, गवर्नमेंट के कमर्शियल पेपर इशूड हो गए, ये जो चीज़ें हैं ये इसमें डिबेंचर्स में आती हैं। अब फिर आते हैं फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स में। सो फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स जो है ज़्यादातर एसवीपीज़ होते हैं, और इन्वेस्टर एंड इंस्टीट्यूट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज द्वारा रेगुलेट की जाती है। इसमें जो है फॉरेन करेंसी बॉन्ड है तो रेगुलेटर्स जो है रिस्पेक्टिव कंट्री के होंगे कि किस कंट्री में हम बॉन्ड रिलीज़ करने वाले हैं। अब जैसे कि यूरो बॉन्ड यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये 2002 का इन्होंने केस उठाया कि दिल्ली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है उसमें यूएसडी बॉन्ड रिलीज़ हुआ था। तो अब इसमें बॉन्ड रिलीज़ हुआ इंडिया में, लेकिन इसमें एक रिस्क रहता है कि इसको बोलते हैं लोग करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क है क्या, उस समय मान लीजिए डॉलर चल रहा था कुछ ज़्यादा का, और फिर बाद में जाके जब वो बॉन्ड इशू होकर जब मैच्योर हुआ तो डॉलर और कम का हो गया, तो फिर इसमें रिस्क है, इसको करेंसी रिस्क बोलते हैं। तो करेंसी, फॉरेन करेंसी बॉन्ड में ये रिस्क रहता है, क्रेडिट रिस्क भी रहता है। एक्सटर्नल बॉन्ड, मसाला बॉन्ड उन्हें बोलते हैं जो कि इंडिया रिलीज़ करती है दूसरी कंट्रीज़ में, तो वो आईएनआर में रिलीज़ होते हैं, तो उनको मसाला बॉन्ड बोलते हैं। और अगर यूरो बॉन्ड में हो गया कि यूरो आया है कहीं पे तो उसको यूरो बॉन्ड बोलेंगे। तो इस तरह के कई सारे बॉन्ड्स हैं जो कंट्रीज़, एक कंट्री दूसरे कंट्रीज़ पे बॉन्ड्स निकालती है। इसमें ये हो गया वारंट्स एंड कन्वर्टेबल वारंट्स, कंपनी इशू करती हैं और सेबी द्वारा रेगुलेट होता है ये भी। बॉन्ड्स जो है बहुत ही कम कंपनीज रिलीज़ करती हैं, वारंट सॉरी। उसके बाद आते हैं इंडिसेस। इंडिसेस क्या होता है, एक इंडेक्स है। इसमें आप ये समझ लीजिए कि एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होते हैं, उन स्टॉक्स का एवरेज काइंड ऑफ एक तरीके का, ये जो एवरेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है भी कई तरीके से होता है कि किस तरह आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इस एवरेज को, और वो फिर एक चार्ट बनाता है। वो जो चार्ट है उसको इंडिसेस बोलते हैं। इसमें निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, तो SX 40 में 40 मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक लिस्टेड, तो इस तरह के इन्होंने दिए हुए हैं कुछ लिस्ट, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50, निफ्टी 500। तो ये सारे जो इंडेक्स हैं, इंडेक्स का काम क्या होता है, उन्होंने टॉप 50 पिक किए हुए हैं। टॉप 50 का मतलब है कि अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो फिर ओवरऑल मार्केट भी अच्छा करेगा। और अगर कोई पोर्टफोलियो बना रहा है आपका, मान लीजिए पोर्टफोलियो मैनेजर आपका पोर्टफोलियो बना रहा है, तो उसका पोर्टफोलियो जो है ना इस टॉप 50 का जो इंडेक्स है इससे बेटर होना चाहिए। तो ये स्केलिंग का काम करता है। अगर आपका निफ्टी 50 एनुअली दे रहा है 20% रिटर्न, और आपका म्यूचुअल फंड जो है वो दे रहा है 18, तो अब बेटर है कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर लो। तो ये कंपैरिजन के लिए जो है वो एक बहुत ही अच्छा है, स्केल होता है। इंडेक्सेस यूज़ इसीलिए होता है कि आप कंपेयर कर सको। देखो, कंपैरिजन ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स सच एज गोल्ड एंड डेब्स। कुछ लोग बोलते हैं कि गोल्ड में लगा दो अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, बट गोल्ड में लगाना सही है
किस टाइम तक, कभी कभी क्या होता है कि आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अगर आप अच्छी रिसर्च करते हो तो वो गोल्ड से ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर को बताने के काम ये आता है और कंपैरिजन करने के काम आता है। तो इंडिसेस हो गई। इंडिसेस का क्या अच्छा था, इसमें दिया नहीं है इंडिसेस। म्यूचुअल फंड हो गया। म्यूचुअल फंड्स जो है ये इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल दोनों ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज द्वारा मीडियम है इसका स्टॉक एक्सचेंज, सेबी रेगुलेट करती है। मोस्टली जो अब जो म्यूचुअल फंड्स है वो ओपन एंडेड हैं। जो पहले कुछ एक म्यूचुअल फंड्स क्लोज एंडेड भी होते थे, उसमें ये था कि फिक्स्ड यूनिट है, फिक्स टाइम में मैच्योर हो गया, आप उसको ऐसे नहीं कि कभी भी वो कर लो। एक फिक्स्ड जगह क्लोज का है कि क्लोज एंडेड फंड जो है फिक्स टाइम फिक्स्ड है, किसी नंबर पे या फिक्स टाइम पे ही वो सेल होंगे। उसके बाद ETFs आते हैं। ETFs म्यूचुअल फंड्स द्वारा बनाए जाते हैं। ये भी देखिए रेगुलेट सेबी कर रही है। तो ETFs में क्या है कि ETF भी एक तरीके का फंड है और ऐसा बोलते हैं कि ETF अच्छा होता है, बट ETF के अपने फ़ायदे हैं, लोग ETF में इन्वेस्ट करते हैं। अनलाइक इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड की ही तरह ETF भी होता है, जैसे गोल्ड ETF हो गया। उसके बाद जो है हाइब्रिड एंड स्ट्रक्चर्ड वो आते हैं प्रोडक्ट्स आपके, उसमें प्रेफरेंशियल शेयर्स हो गए। प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होते हैं कि ये शेयर्स के अलावा आपको प्रेफरेंस बेस्ड पे शेयर होते हैं, इसमें आपको कुछ राइट्स भी मिलते हैं, कुछ प्रेफरेंस भी मिलती है, तो वो प्रेफरेंशियल शेयर्स हो गए। उसके बाद कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड बॉन्ड्स। अभी हमने पढ़ ही रखा था कि फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, पार्शियली कन्वर्टेबल क्या होते हैं, और एक क्वासी हो गया। तो ये जो क्वासी होते हैं इनमें क्या है कि आप इसमें कुछ आपको एक थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है कि आप 20% कन्वर्ट करा सकते हो इक्विटी शेयर में, और बाकी आप वैसे जो है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उस तरह रहता है। उसके बाद आते हैं आईडीआर्स का जो क्वेश्चन था वो ये था। तो आईडीआर्स जो है कि इंडिया की कोई कंपनी बाहर में जाके अपना लिस्ट करवा रही है, उस वहाँ से फ़ंड उठाना चाहती है, तो वो हो गया, उसको बोलेंगे आईडीआर्स। उसके बाद एडीआर्स है, इंडिया की कंपनी जो है बाहर यूएस में जाके कर रही तो वो एडीआर्स हो गया। बाहर की यहाँ आ रही हो तो वो आईडीआर्स हो गया। तो बाहर की, अब जैसे इंडिया की कंपनी है बाहर जाके कैसे लिस्ट कराएगी, उसका क्या प्रोसेस, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी जो है अपने एक पोर्शन ऑफ जो इक्विटी है वो बैंक को बेच देती है, बाहर का बैंक है ये, और उस बैंक जो है वो फिर क्या करता है, उस इक्विटी शेयर्स को मार्केट में ला देता है वहाँ की, और फिर वहाँ पे एक सर्टिफिकेट रिलीज़ कर देता है कि हाँ भाई इसका IPO आ गया और लोग वहाँ पे ख़रीद सकते हैं। तो इसमें जो बैंक है जो इस शेयर के इक्विटी खरीदता है वो उसके पास वही फिर वो उस बैंक को वहाँ पे आईडीआर्स लाता है। तो इस तरह आईडीआर्स एंड एडीआर्स होते हैं। तो बहुत सी इंडियन कंपनियां जो कि बाहर हैं, बाहर की कंपनीज यहाँ पे हैं। आईडीआर्स इसके एग्जांपल भी दिया हुआ है, हांगकॉन्ग डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है। DDR प्रेफर तो इशू तो यूरोपियन यूनियन मेंबर्स के लिए है। उसके बाद FCC बीज है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, जैसा कि नाम बता रहा है। ये भी देखिए, ये जो है FCCs आर रेगुलेटेड बाय RBI नोटिफिकेशन एंड अंडर द फीमा एक्ट्स। ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि फॉरेन करेंसी कौन रेगुलेट करता है, तो ये जो है सिर्फ RBI रेगुलेट करती है, क्योंकि इसमें फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है, और करेंसी इंडियन करेंसी को भी कहीं ना कहीं गाइडलाइन और वो सारी चीज़ें जो है इम्प्रूव करना, उन सबों का ध्यान रखने का काम ही RBI का है, इसलिए इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट है। इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर्स की इक्विटी रिटर्न इसमें मिलता है कि कुछ पैसा आपने सेव कर दिया प्रिंसिपल अमाउंट में, और बाकी आपका फिर पैसा जो है इक्विटी रिटर्न्स में आ जाएगा। इसमें भी क्रेडिट रिस्क रहता है आपका। उसके बाद आते हैं कमोडिटी लिंक डिबेंचर्स। ये इतने मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको बस बेसिक पता होना चाहिए कि क्या है मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, क्या एसेट बैक्ड सिक्योरिटी क्या है।
अच्छा, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी क्या है कि किसी ने लोन लिया, किसी ने लोन मांगा और आपने लोन दे दिया, आपको लग रहा है कि हाँ ये पे कर देगा, और फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या किया कि उस तरह लोन इकट्ठे होते गए और आपको मिल रहा है उससे पेमेंट, लेकिन अब वो जो लोन है वो आपने किसी और इन्वेस्टर को दे दिया कि हमें, हाँ हमने इतने लोगों को लोन दिया है, अब हमें और लोन चाहिए और लोगों को देने के लिए, और उस इन्वेस्टर ने उस पर और पैसा लगा दिया, लेकिन अब लोगों ने पैसा देना ही बंद कर दिया, तो इन्वेस्टर के पास भी पैसा जाना बंद हो गया। ये क्राइसिस हुई थी 2008 में इसी तरह की, जिसकी वजह से बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था। लेकिन एक तरीका था मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, जिसने इन्वेंट किया था उसका पर्पज़ नहीं रहा होगा, बट हाँ इस तरह ये काम करता है। उसके बाद REITR इन्वेट्स आता है। ये होता है रियल इस्टेट से रिलेटेड, कमर्शियल प्रॉपर्टी में कैसे आप फ़ायदा, कमर्शियल प्रॉपर्टी से जो फ़ायदा होगा उससे इन्वेस्टर्स को कैसे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, आपने अपने RIVTs और इन्वेट्स निकाले, लोगों ने उस पर इन्वेस्ट किया, और उससे फिर आप जो अर्निंग होगी वो इन्वेस्टर्स पे भी जाएगी, कंपनी पे भी जाएगी। इसमें एक चीज़ है कि 80% to 90% जो है वो प्रॉफिट्स में जाना ही जाना है, मतलब मिलना ही मिलना, वो जाएगा कैप इन्वेस्टमेंट में, मतलब आपको दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि आप रख सकते हो, फ़ायदा होना ही चाहिए 80 to 90%। कमोडिटीज़ हो गई, कमोडिटीज़ में आपका अनाज, सोना, चांदी, जो गुड्स होता है, बेसिक मटेरियल्स और गुड्स, वो कमोडिटीज़ में आ गया। प्रीशियस मेटल हो गई, गोल्ड वगैरह, गोल्ड, सिल्वर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है कि आपने, किसी ने बोला कि भाई ये है चीज़, आज से 10 साल बाद मैं आपको इस चीज़ के 50 लाख रुपए दूंगा, ये प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, अभी नहीं लेकिन 10 साल बाद मैं आपको इसको 50 लाख रुपए दूंगा। लेकिन 10 साल बाद क्या हुआ, उसी प्रॉपर्टी की कीमत हो गई 80 लाख, लेकिन आपने डील कर रखी थी 50 लाख की, तो आपको 30 लाख का फ़ायदा हो गया, क्योंकि 50 लाख आपने उसको पे किए और 30 लाख रुपए में फिर आपने 80 लाख की किसी और को बेच दी। तो इस तरह जो वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो मैनेज बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वेयर हाउस रिसिप्ट, वेयर हाउस रिसिप्ट में क्या है कि आपने कोई सामान वेयर हाउस में रखवाया, आपको ज़रूरत है, आपने वो किया ये सामान बिक जाए, तो आपने क्या है कि उसकी रिसिप्ट बेच दी किसी को। मान लीजिए 50 लाख का सामान रखवाया आपने, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ गई है सामान बेचने की, तो आपने उस रिसिप्ट को बेच दी 45 लाख में, उसने 45 लाख में ख़रीद लिया और रिसिप्ट उसकी हो गई और सामान उसका हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी रिस्क है नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ तक ये सारे जो थे, सारे प्रोडक्ट्स थे जो हमने अभी तक पढ़े, और इसमें से जो ये प्रीशियस मेटल, कमोडिटी, मैनेज फ्यूचर वेयर हाउस, ये अलग टाइप के प्रोडक्ट्स थे, और जो कि कमोडिटीज़ के अंदर में आते हैं। और 8 प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे अलग से पढ़े, जो कि आपके स्ट्रक्चर्ड और हाइब्रिड के अंडर में आते हैं, हाइब्रिड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट। और बाकी 6 जो प्रोडक्ट हैं वो आपके आते हैं नॉर्मल जो सिक्योरिटीज़ में आते हैं। इसको मैं एक अलग से नोट बना दूंगा और उसमें आपको बताता हूँ कि किस में कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे सिक्योरिटी में आपकी शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, और ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, डेरिवेटिव्स, यूनिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सारी सिक्योरिटीज़ आती हैं। ऐसे ही मैं एक और फ्लो चार्ट बना के आपको बता दूंगा कि जो 3 पार्ट्स में इन सिक्योरिटीज़ को डिवाइड किया गया है वो कैसे डिवाइड किया गया है। फिर हम नेक्स्ट यूनिट जो है उसमें बात करेंगे अगली टॉपिक की। थैंक यू गाइस।